अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद अली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किस तरह से मार्ज वजूद में आया, इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होती है 1918 के अंदर और उसके बाद एक ट्रीटी लिखी जाती है यूरोप के अंदर 3 ममालिक के दरमियान, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और रशिया शामिल होते हैं। अब जो मेन प्लेयर्स हैं वो है रशिया और फ्रांस। वो ये डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड वार 1 के जितने भी नुकसान आते हैं वो जर्मनी उसको फुलफिल करेगा। और इस मुद्दत में एक ट्रीटी लिखी जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसके तहत ये डिसाइड किया जाता है आर्टिकल 231 के अंदर कि जितना भी नुकसान वर्ल्ड वार 1 का हुआ है वो पे करेगा जर्मनी। और इस मुद्दत में जर्मनी के ऊपर 270 बिलियन यूएस डॉलर्स इम्पोज किए जाते हैं एज अ फाइन और टैक्स। अब जब इतना बड़ा टैक्स जर्मनी को पे करना होगा तो डेफिनेटली उसकी जो है अवाम उसके ऊपर प्रेशर इम्पोज होगा। तो उसकी वजह से जर्मनी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 1922 के अंदर बर्लिन के अंदर एक ब्रेड की प्राइस जो है वो है 160 मार्क, जो कि तब की जर्मनी की करेंसी थी। और एक ही साल बाद ये प्राइस बढ़ के हो जाती है 200 मिलियन मार्क्स। इधर से अंदाज़ा आप लगा लें कि कितनी बड़ी डिप्रेशन स्टार्ट हो गई है और जर्मनी की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा हद तक डीवैल्यू होना स्टार्ट कर जाती है। अब ये जर्मनी के लिए बहुत बुरा हुआ था, तो उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का सोचा और फिर करते करते 1929 के अंदर इस दुनिया के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से मुल्कों की जो करेंसी है वो डीवैल्यू होना स्टार्ट कर गई और जर्मनी उसमें मेन प्लेयर था। अब 1933 के अंदर जर्मनी के अंदर उनका जो हिटलर है उसने इसके अंदर राइज किया और डिक्टेटरशिप स्टार्ट की और 1933 के अंदर उसने जर्मनी को एक डिक्टेटर स्टेट डिक्लेयर कर दिया और उसके ऊपर हुक्मरान बन गया। अब हिटलर का प्लान ये था कि यूरोप के अंदर जितने भी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनको एक कंट्री बनाकर या एक एम्पायर बनाकर उसको चलाया जा सके और उसको नाम दिया जाए जर्मन एम्पायर का। अब 1933 में डिक्लेयर तो कर दिया गया स्टेट, लेकिन उसका ख्वाब ये था कि बाकी स्टेट्स को भी ऑक्युपाई किया जाए और इस प्लान को फर्दर आगे बढ़ाते हुए उसने 1935 के अंदर अपनी एक एयरफोर्स बनाई, जबकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत जर्मनी अपनी आर्मी नहीं बना सकता था। तो दुनिया को लगा कि जब हम लोगों ने इतना ज़्यादा टैक्स उस पर इम्पोज कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ गलत हो रहा है। तो चलो 1935 में उन्होंने अपनी आर्मी डिक्लेयर की तो उन्हें बना लेने दो। तो रशिया और फ्रांस उन्होंने उसको अलाउ कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि ये ट्रीटी ऑफ पीस यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी। अब वो यहाँ पे नहीं रुकता। 1938 के अंदर जर्मनी इतना पावरफुल हो गया था कि वो फर्दर एक वॉर क्रिएट करने के एक कैपेसिटी में था। अब उसने क्या किया, 1939 के अंदर उसने बहुत से दूसरे ममालिक के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। 1938 में उसने फर्स्टली ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया, देन वो 1939 में स्टार्ट गया पोलैंड के अंदर और पोलैंड पे जब उसने कब्जा किया तो फिर फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सारा मैच। बेसिकली जब वॉर डिक्लेयर की गई तो जर्मनी के हालात फिर से ख़राब होना स्टार्ट हो गए और इस तरह से एक बहुत बड़ी आलमी जंग मार्ज़ वजूद में आई और ये जंग चलती गई और 1945 के अंदर ये जंग ख़त्म हुई। लेकिन इसके नुकसानात इतने भरे थे, इतने ख़राब थे कि पूरा यूरोप इसकी जो है ना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था। आज भी जो लोग यूरोप विज़िट करते हैं उसमें वर्ल्ड वार 2 के बहुत से निशानात उनको मिलते हैं। तो जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई 1944 के अंदर एक दोबारा से कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि वार की वजह से दुनिया में बहुत से नुकसानात हो रहे हैं और जो हो चुके हैं उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जाए, क्योंकि पहला जो फाइनेंशियल हमारा स्टेट था, हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज थी वो तो सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब हमें एक पैटर्न चाहिए था जिसके तहत हम लोग आगे चलकर इस निज़ाम को लेके जा सकें और बेसिकली ये सारी चीज़ लिंक्ड थी ट्रेड के साथ, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेड इस वर्ल्ड वार 2 की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था वो इंडस्ट्री को पहुंचा था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं ट्रेड के साथ।
अब ब्रेटन वुड के अंदर, ब्रेटन वुड बेसिकली एक शहर है न्यूयॉर्क के पास, न्यू हैम्पशायर के पास बेसिकली ये शहर है। उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1944 में, और 1 जुलाई 1944 को ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में 730 डेलीगेट्स जो कि 44 डिफरेंट मुल्कों से जाके वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपना अपना राय अमल। और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि दुनिया को एक आलमी निज़ाम की ज़रूरत है, ठीक है। और उस निज़ाम का नाम रखा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। बेसिकली ये जितना भी आज हम लोग देखते हैं ना कि डॉलर की प्राइस इतनी बढ़ गई, डॉलर की प्राइस इतनी कम हो गई, यूरो इतना बढ़ गया, पाउंड इतना बढ़ गया, इसके बैक एंड पे एक लॉजिक है और एक रीज़न है। आज हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो ब्रेटन वुड के अंदर 1 जुलाई 1944 के अंदर जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन 22 से 20-22 दिन के करीब लगभग ये रही। और 1918 के जितने भी आफ्टर शॉक्स थे उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया, और ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर डिक्लेयर की जाएगी और जितनी भी करेंसीज होंगी वो डॉलर के हिसाब से पैक की जाएंगी, जबकि डॉलर को गोल्ड के हिसाब से पैक किया जाएगा। इस तरह से जो पुराना आलमी निज़ाम था वो अबॉलिश हो गया और एक नया निज़ाम इस दुनिया के अंदर आया, जिसको हम लोग ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से पहचानते हैं। तो ब्रेटन वुड सिस्टम बहुत सी इंपॉर्टेंस का हामिल है। आजकल जितना भी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से करेंसीज डिवैल्यू हो रही हैं, किस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, IMF का रोल क्या है, ये सारा बैक एंड पे ब्रेटन वुड का कमाल है। तो ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत हम लोगों ने ये डॉलर को एक करेंसी जो है ना डिक्लेयर कर दिया, जो कि यूनिवर्सली यूज़ की जाएगी। अब इसके तहत ये है कि $35 1 आउंस गोल्ड के इक्विवेलेंट होंगे। जब भी हम लोगों ने डॉलर की कीमत डिसाइड करनी होगी तो 1 आउंस गोल्ड के इक्विवेलेंट $35 कंसीडर किए जाएंगे, और बाकी जो करेंसीज होंगी वो डॉलर के इक्विवेलेंट पैक की जाएंगी। अगर इनके अंदर वेरिएशन आनी है तो वो आएगी 1%, जो कि IMF अलाउ करता है। अब बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में करेंसी डिक्लेयर कर दी गई और 2 इंस्टीट्यूशंस मार्ज वजूद में आते हैं, जिनका काम था वर्ल्ड वार 2 से हुए नुकसानात को रिकवर करना और यूरोप को एक दोबारा से ड्रीम प्लेस डिस्कवर करना, उसको बनाना। अब उसमें से एक इंस्टीट्यूशन है IMF, दूसरा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो नाम है वो वर्ल्ड बैंक ही नहीं था स्टार्ट पे, ये बेसिकली था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन इस वजह से कि जो नुकसानात हुए उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और डेवलपमेंट इस वजह से कि जो अभी कॉन्टिनेंट्स अंडर डेवलपिंग हैं उनको डेवलप किया जा सके। तो इस तरह से ये 2 जो थे इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इस दुनिया में मार्ज वजूद में आए, और इनका काम जस्ट ये था कि वर्ल्ड वार 2 के जितने भी नुकसानात हैं उसको कवर किया जाए और इस दुनिया को दोबारा से रिहेबिलिटाइजेशन की तरफ लेके जा सके। लेकिन आज के दौर में ये दोनों इंस्टीट्यूशंस अपना जो मिशन था उसको छोड़कर तब्दील हो गए हैं, और इन्होंने अपना मिशन और विजन प्लान उसको ट्रांसफॉर्म किया है एक नई सोच के साथ। अब वर्ल्ड बैंक जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान, एशिया के और बेशतर ममालिक हैं उनमें इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जबकि IMF का काम है कि दूसरे ऐसे मुल्क जिनकी जो करेंसीज है डिवैल्यू हो जाती हैं और वहाँ पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उनको कर्जा जात देकर तो उनकी जो है ना माली मदद की जाए, ताकि वो कंट्रीज़ भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये था बेसिकली ब्रेटन वुड सिस्टम। तो ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत ही जितनी भी हमारी करेंसीज हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, उनका जितना भी तल्लक था वो सारा का सारा गोल्ड के साथ, गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ था। अब बेसिकली गोल्ड जितना जो है ना उसकी अफजाइश बढ़ेगी या उसकी अफजाइश जितनी कम होगी उस हिसाब से डॉलर कम या ज़्यादा होगा, और डॉलर जितना कम या ज़्यादा होगा उस हिसाब से बाकी करेंसीज भी पैक की जाएंगी। बेसिकली 1971 के अंदर ये सिस्टम अब डिमोलिश होना स्टार्ट हो गया। हुआ दरअसल ये था कि 1971 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने जब देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हालांकि डॉलर जो है वो एक बादशाह था, करेंसीज का बादशाह अभी भी है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली ब्रेटन वुड सिस्टम को ख़त्म करने का फैसला किया और 1973 के अंदर ये सिस्टम टोटली ख़त्म हो गया और 1977 के अंदर एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि अब एक्सचेंज रेट्स मुख्तलिफ किस्म से लोग जो है ना उसको लेकर चलेंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी था, तो डिफरेंट थे। खैर ब्रेटन वुड सिस्टम तो ख़त्म हो गया,
लेकिन आज भी जो बेसिकली सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं वो ब्रेटन वुड सिस्टम की ही, आगे कह लें उनकी जो ना फोर फादर्स है ब्रेटन वुड सिस्टम, उन सारे सिस्टम्स का। तो बेसिकली आज भी डॉलर ही करेंसीज का बादशाह है और बाकी करेंसीज को डॉलर के हिसाब से ही पैक किया जाता है। फ़र्क बस इतना है कि आज फ्री फ्लोटिंग सिस्टम भी इस दुनिया में मुतारिफ़ करवा दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मार्ज़ वजूद में आई। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, आप हमारे साथ कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।